अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की लैब में हम स्टैक्स को देखेंगे कि स्टैक्स हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज में। बेसिकली स्टैक होता क्या है? स्टैक आपके पास एक डेटा टाइप है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। इसमें जो भी एलिमेंट, जो भी आपकी चीज़ सबसे टॉप पे होगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगी, और जो इसमें सबसे पहले एंटर होगी वो सबसे बाद में आपकी सबसे लास्ट में एग्ज़िट होगी। इसको आप एक शेल्फ की तरह देख लें कि अगर हमारे पास एक शेल्फ हो, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ और उस पर आपने ए बी सी एंड डी करके चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपने सबसे पहले डी रखा था तो वो सबसे पहले चला गया। तो इसको हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास शेल्फ है ये वाली, ठीक है। हमने इसके ऊपर रखा डी, ठीक है। अब हमारा टॉप क्या है? डी। तो इसके ऊपर हम दोबारा रखेंगे कुछ भी, फिर रखेंगे कुछ भी, फिर रखेंगे कुछ भी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले रखा था डी, तो वो अब सबसे लास्ट में चला गया, और सबसे लास्ट में हमने रखा था वी, तो वो सबसे टॉप पे। अब जब हम इस शेल्फ को खाली करने की ट्राई करेंगे तो हम सबसे पहले वी निकालेंगे, फिर एस, फिर ए, और सबसे एंड पे आपका वो एलिमेंट निकलेगा जो आपने सबसे लास्ट में, सबसे स्टार्ट में एंटर किया था। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। आपकी जो भी चीज़ सबसे एंड पे इसमें आप इंसर्ट करते हैं अपने स्टैक में, वो सबसे पहले पॉप होती है। इसकी एग्जांपल्स अनडू और रीडू है। जब हम अनडू कर रहे होते हैं तो हमने सबसे जो लास्ट में ऑपरेशन किया होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, अब सबसे लास्ट में ऑपरेशन मैंने ये वाला किया ई लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँगा तो वो सबसे लास्ट वाले ऑपरेशन को ख़त्म कर देगा, कंट्रोल Z, फिर सेकेंड लास्ट को, फिर इस तरह से हमारे जो ऑपरेशन हैं वो भी स्टैक में हमारे पास सेव हो रहे होते हैं, और जब हम उनको अनडू या रीडू करते हैं तो वो उसी स्टैक की बेस के ऊपर हमारे रिमूव होते हैं या फिर ऐड होते हैं, ठीक है। स्टैक हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को स्वैप करवाने के लिए। किस तरह से? अगर मेरे पास हो a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20, तो मैं स्टैक में अगर पुश कर दूं a को और पुश कर दूं b को, तो अब मेरा स्टैक कैसे बने? इसके सबसे टॉप पे पड़े b, फिर पड़े है आपके पास a, क्योंकि मैंने पुश किया a को तो वो पहले स्टैक में इंसर्ट हो गया। जब मैंने b को पुश किया तो वो b के a के ऊपर आ गया। अब लेटेस्ट हमारा b था, तो b हमारे पास सबसे टॉप पे पड़ा। तो अगर मैं कर दूं पॉप b पॉप a और इनको किसी वेरिएबल में सेव करवा लूँ, सपोज var1 इक्वल्स टू पॉप b, var2 इक्वल्स टू पॉप a, तो अब मेरे var1 में क्या वैल्यू है 20, var2 में 10। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी स्वैप करवा सकते हैं यूजिंग स्टैक्स, राइट। तो ये स्टैक्स के कुछ फंक्शनैलिटीज़ थी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। स्टैक क्यों यूज़ होता है और उसकी थ्योरी क्या है। अब हमारे पास जो हम अपनी असेंबली लैंग्वेज में
स्टैक्स यूज़ करते हैं, हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं अपने स्टैक्स। हम जब लिखते हैं डॉट स्टैक 100h, अब जब हम ये वाली लाइन लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे इस प्रोग्राम में एक स्टैक बन गया जिसकी टोटल मेमोरी है 100 बाइट्स। अब उसने रैम के अंदर 100 बाइट्स को स्टोर करवा लिया, लाइक रिजर्व कर लिए 100 बाइट्स की मेमोरी। ठीक है, तो अब हमारे प्रोग्राम को नहीं पता कि वो 100 बाइट्स की मेमोरी रैम में किस जगह पे स्टैक ने अपने लिए रिजर्व की है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी एरे इनिशियलाइज करें तो वो क्या करती है, मेमोरी के अंदर कंसेक्टिव स्पेसेस रिजर्व कर लेती है। इसी तरह से स्टैक अगर हम 100h का कर रहे हैं तो इसने 100 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस जो ली है ये कंसेक्टिव ली है। तो अगर हमें इसका स्टार्टिंग इंडेक्स पता चल जाए, किसी भी स्टैक का या किसी भी एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स पता चल जाए, तो हमें उसकी टोटल मेमोरी का पता चल सकता है। तो हमारे पास जो एस हमारा रजिस्टर होता है स्टैक सेगमेंट का, ये हमें बता रहा होता है कि हमारे स्टैक का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। ठीक है, तो एस रजिस्टर से, ये जस्ट थ्योरेटिकल है, हम कोड में ये यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट थ्योरेटिकल थिंग है ये, कि एस का जो हमारा रजिस्टर है स्टैक सेगमेंट, ये हमें बता रहा होता है कि हमारा स्टैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें बता रहा होता है। फिर स्टैक पॉइंटर का एक रजिस्टर है SP, ये हमें बता रहा होता है कि स्टैक का टॉप इस वक्त क्या है। स्टैक का टॉप, इसका फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो SP हमें, स्टैक पॉइंटर हमें बता रहा होता है कि हमारे स्टैक का इस वक्त हेड कहाँ पे है, टॉप कहाँ पे है। और बेस पॉइंटर BP का जो रजिस्टर होता है ये हमें बता रहा होता है कि स्टैक का बॉटम कहाँ पे है, सबसे एंड पे स्टैक में क्या चीज़ पड़ी है और कौन से एड्रेस पे पड़ी है। तो ये 3 रजिस्टर्स यूज होते हैं जब हम स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि स्टैक के अंदर सब वैल्यूज़ 16 बिट की होनी चाहिए। 16 बिट मीन्स कि आप रजिस्टर्स यूज़ करेंगे फुल AX, BX, CX एंड DX, जो कि 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। हम AH, AL, BH, BL, CH, CL यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। तो स्टैक के लिए आप हमेशा 16 बिट या 32 बिट के रजिस्टर्स यूज़ करेंगे। 16 बिट के होते हैं AX, BX और 32 बिट के होते हैं CAX, CBX एंड CCX। अब एसोसिएटेड ऑपरेशंस इसमें क्या है, पुश एंड पॉप। अब पुश की हमारे पास 3 तरह के इसमें सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो सोर्स हो सकता है आपका डायरेक्ट रजिस्टर, हम हमारी किसी रजिस्टर के अंदर वैल्यू पड़ी हो और हम उसको पुश करवा दें तो हम लिखेंगे पुश स्पेस उस रजिस्टर का नाम। तो AX के अंदर जो भी कुछ होगा वो स्टैक में, स्टैक के टॉप पे सेव हो जाएगा। ठीक है, और जब हम पॉप AX करेंगे तो जो भी हमारा स्टैक का टॉप था वहाँ पे जो भी कुछ होगा वो AX में सेव हो जाएगा। हम जिस पुश को देख लेते हैं, तो पुश में हम एक भेज सकते हैं रजिस्टर, फिर हम भेज सकते हैं मेमोरी कि ES के ऊपर BX जो एड्रेस है उसको सेव करवा दो स्टैक के टॉप पे, और फिर हम भेज सकते हैं इमीडिएट वैल्यू कोई भी। हम कह रहे हैं कि पुश के अंदर
20 हेक्साडेसिमल में सेव करवा दो तो ये स्टैक के टॉप पे चला जाएगा। तो हम पुश में क्या भेज सकते हैं, या तो रजिस्टर, या फिर मेमोरी, या फिर इमीडिएट वैल्यू। ठीक है। अब पॉप में क्या है, हम पॉप में एक रजिस्टर लिखते हैं हमेशा। तो उस रजिस्टर के अंदर लाइक अगर मैं करता हूँ यहाँ पे पुश, मैंने किया AX, मैंने पहले मूव करवाया AX में 10, मूव करवाया BX में 20। ठीक है। अब मैंने पुश किया AX, फिर मैंने पुश किया BX। अब मेरे पास जो स्टैक बने उसमें सबसे पहले मेरे पास आया 10, तो अभी मेरा स्टैक का टॉप भी यही है, बॉटम भी यही है। ठीक है। फिर जब मैंने पुश BX किया तो ये वाली चीज़ एक स्टेप नीचे आ गई और 10 के ऊपर आ गया 20। अब ये मेरा बॉटम है और ये मेरा टॉप है। ठीक है। तो इस तरह से मेरा इन दो इंस्ट्रक्शंस के बाद स्टैक बन गया। अब जब मैं पॉप करूँगा तो आपको पता है कि स्टैक में जब भी हम पॉप करते हैं तो सबसे टॉप वाली चीज़ सबसे पहले निकलती है। तो जब मैं पॉप करूँगा तो टॉप पे जो भी कुछ होगा वो निकल आएगा। अब हमने इसको सेव कहाँ पे करवाना है, मैं यहाँ पे कोई भी रजिस्टर लिख देता हूँ DX। तो पॉप मीन्स जो भी सबसे टॉप पे वैल्यू पड़ी है वो निकलेगी और कहाँ जाएगी, इस रजिस्टर के अंदर, यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक एड्रेस भी रखवा सकते हैं मेमोरी का कि पॉप हो कोई भी वैल्यू और यहाँ पे जाके सेव हो जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास मेमोरी का एड्रेस भी आ गया कि वैल्यू स्टैक के टॉप से पॉप हो और इस एड्रेस पे जाके सेव हो जाए। लेकिन हम टिपिकली या फिर जनरली एक रजिस्टर में ही उस वैल्यू को नॉर्मल सेव करवाते हैं। तो अब मैंने करवाया पॉप BX में। अगर मैं यहाँ पे करवाऊँ पॉप BX तो फर्स्ट वैल्यू निकली, वो DX में स्टोर हो गई, तो ये ख़त्म हो गया। अब हमारा टॉप भी यही है एंड बॉटम भी यही है। तो जब हम दोबारा पॉप करेंगे तो इसके टॉप पे जो भी कुछ होगा वो निकलेगा और सेव हो जाएगा BX के अंदर। ठीक है। तो फिर अब हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं या फिर इनके ऊपर जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना हो वो करवा सकते हैं। तो हमारे पास दो बेसिक ऑपरेशन हैं, पुश एंड पॉप। पुश में आपके पास रजिस्टर भी आ सकता है, इमीडिएट वैल्यू भी आ सकती है, एड्रेस भी आ सकता है। पॉप में आपके पास या रजिस्टर आ सकता है या फिर आपकी कोई भी एड्रेस आ सकता है, कोई भी मेमोरी लोकेशन आ सकती है। ठीक है। तो ये आगे इसकी जस्ट थ्योरी लिखी हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और अब हम इसका कोड देख लेते हैं स्टैक का, कि स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। मॉडल हमने स्मॉल स्टार्ट किया, स्टैक हमने 100H का स्टार्ट कर दिया। ये हमारा टिपिकल वही वाली चीज़ है जो हम पहले करते आए हैं। डॉट डेटा में हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, var1 var2, और यहाँ पे मैंने डिफाइन वर्ड किया है क्योंकि ये 16 बिट का होता है, हम यहाँ पे DB नहीं कर सकते,
या फिर कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप DW यूज़ करें जो कि 16 बिट का होता है। और यहाँ पे मैंने इसमें 50 वैल्यू रखवा दी जो कि ASCII है 2 की। फिर मैंने 55 वैल्यू रखवा दी जो कि ASCII है 7 की। ठीक है, var 1 var 2 हमने इनिशियलाइज करवा दिए 2 एंड 7 के साथ उनकी ASCII वैल्यूज़ रख कर। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ASCII वैल्यूज़ इसलिए रखी हैं ताकि हमें इनमें +48 नीचे जाके ना करना पड़े। अब कोड में आए, मेन प्रोसीजर अपना कॉल किया, डेटा को लोड किया और डेटा को लोड किया AX में और डेटा को भेज दिया DS के अंदर। अब वेरिएबल 1 को हमने मूव करवाया CX में, वेरिएबल 2 को हमने मूव करवाया BX में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 16 बिट के रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, हम 8 बिट रजिस्टर यूज़ नहीं कर रहे। अब CX में हमारे पास पड़ा है 2, BX में हमारे पास पड़ा है 7। हमने पुश किया CX को जिसमें 2 था, 2 पुश हुआ, टॉप एंड बॉटम इस वक्त 2 ही है। दोबारा पुश किया BX को, तो टॉप पे हमारे पास आ गया 7 और 2 जो है हमारा वो बॉटम पे चला गया। अब हमारे पास जो स्टैक है उसमें 7 टॉप पे है, 2 एंड पे है। पुश करवा दिया, स्टैक में वैल्यूज़ चली गई। अब हम यहाँ पे उसको CX और BX में जो भी कुछ है पहले प्रिंट करवा रहे हैं। तो CX में हमारे पास var 1 पड़ा है, var 1 में हमारे पास 2 है, तो AH में हमने सिग्नल भेजा 2 का 21H, तो DX में जो भी कुछ होगा वो प्रिंट होगा। DX में हमने 2 मूव करवाया हुआ है तो 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह से BX में हमने मूव करवाया था var 2 में पड़ा 7, तो 7 गया DX में, सिग्नल भेजा 2 का और इंटरप्ट भेजी 21H, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 7। अब यहाँ तक जो कोड चलेगा उसके मुताबिक हमारे स्टैक में टॉप पे पड़ा 7, फिर पड़ा 2 और हमने प्रिंट क्या करवाया, पहले प्रिंट करवाया 2 और फिर प्रिंट करवा दिया 7। अब हमारी स्क्रीन पे 2 और 7 प्रिंट हो चुका होगा यहाँ तक। अब हमने पॉप किया CX को, तो नहीं, हमने पॉप किया तो पॉप क्या हुआ कि स्टैक के टॉप पे, अगर मैं यहाँ पे आपका स्टैक बना दूँ तो इसमें 7 था और 2 था। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैक है। हमने सबसे पहले पुश किया था CX में 2 पड़ा था तो वो टॉप भी था बॉटम भी था। फिर हमने पुश किया BX में 7 पड़ा था, 2 हमारा बॉटम पे चला गया, टॉप में हमारे पास 7 आ गया। अब जब हमने पॉप किया तो पॉप में स्टैक के सबसे टॉप पे जो चीज़ होगी वो निकल आएगी और सेव हो जाएगी CX में। अब CX में हमारे पास 7 पड़ा है। फिर हमने दोबारा पॉप किया और सेव करवाया BX में, तो BX में हमारे पास सेव हो गया 2, तो CX में यहाँ पे हमारे पास 7 होगा। दैट मीन्स के ASCII क्या है 7 की 55 और यहाँ पे हमारे पास BX में होगा 50 जो कि ASCII है 2 की। और यहाँ पे हमने जब इसको प्रिंट करवाया था तो हमारे पास 2 प्रिंट हुआ, यहाँ पे हमारे पास 7 प्रिंट हुआ था। जब हमने पुश किया तो हमारे पास इस तरह से स्टैक में, ठीक है। तो अब जब हम CX को प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 7 प्रिंट होगा क्योंकि CX में
7 पड़ा है, और फिर हमने बी एक्स को प्रिंट करवाया तो हमारे पास 2 प्रिंट होगा। दैट मीन्स सबसे पहले प्रिंट होगा 2, 7, फिर 7 एंड 2। इस लाइन पे 7 प्रिंट होगा और इस लाइन पे 2 प्रिंट होगा। तो इस तरह से हमने वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया है असेंबली लैंग्वेज में यूजिंग स्टैक्स। तो इसको अगर मैं रन करूं नेज़म, फाइल का नाम मैंने रखा हुआ है स्वैप्स SWAPS.asm टर्मिनेटेड, कोई एरर नहीं है। लिंक swaps.obj, कोई एरर नहीं है। स्वैप्स, तो सबसे पहले प्रिंट हुआ था हमारा 2, 7 जो कि हमने प्रिंट करवाया था यहाँ पे 2 और 7 को प्रिंट करवाया था। फिर हमने पॉप करवाई थी चीज़ें CX और BX में, और CX में हमारे पास 7 आया था, फिर 2 आया था। 7 को पहले प्रिंट करवाया था, 2 को बाद में प्रिंट करवाया था, तो हमारे पास 7 और 2 बाद में प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, स्वैप करवा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। सही। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एरे गिवन हो तो हम उसको रिवर्स ऑर्डर में किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग स्टैक्स। तो मॉडल स्टैक 100H डेटा में मैंने एक var1 का वेरिएबल बनाया है, बी इसकी डेटा टाइप रखी है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस बनाए हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने रखा A, B, C, D एंड J तक मैंने 10 अल्फ़ाबेट्स ले लिए, और 11th और 12th पे मैंने न्यू लाइन के लिए कोड लिख दिया 10 एंड 13 पे। तो इस एरे में अब 12 टोटल इंडेक्सेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इंडेक्सेस हैं हमारे पास। तो हमने डेटा सेगमेंट को मूव करवाया AX में, डेटा को मूव करवा दिया BS के रजिस्टर में। ठीक है, तो हमारे पास एरे में 12 इंडेक्सेस थे, तो हमने CX में 12 मूव करवा दी कि हमें अपनी एरे को या अपनी लूप को 12 टाइम्स रन करना। फिर हमने स्टैक इंडेक्स में मूव करवा दी अपनी एरे। अब स्टैक इंडेक्स हमारा पॉइंट कर रहा है var1 के स्टार्टिंग एड्रेस को। ठीक है, तो दैट मीन्स कि स्टैक इंडेक्स में जब हमने var1 मूव करवाया तो ये इस वक्त पॉइंट कर रहा है इस आपके इंडेक्स को। हमने लूप बनाई L1 और लूप L1 को ये सेक्शन कंप्लीट किया, मूव करवाया BX के अंदर उस एड्रेस के ऊपर जो भी चीज़ पड़ी है, SI के एड्रेस के ऊपर जो भी कंटेंट पड़ा है हमने उसको मूव करवा दिया DX में, और DX को हमने पुश कर दिया। अब पुश किया तो DX आपके स्टैक में सबसे टॉप पे पड़ा होगा, और वहाँ पे वैल्यू क्या है A की। तो इस वक्त आपके स्टैक में सबसे टॉप पे A पड़ा है। साथ ही हमने DX में जो भी कुछ है उसको प्रिंट कर दिया और स्टैक इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर दिया, और ये L1 को लूप वापस गई। अब
स्टैक में इंक्रीमेंट हुआ था, तो स्टैक इस वक्त पॉइंट कर रहा था स्टैक इंडेक्स का रजिस्टर सेकंड इंडेक्स को। हमने कहा सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको मूव करवा दो डी एक्स में। अब हमने दोबारा डी एक्स को पुश किया, तो जो पहले वाली वैल्यू थी ए, वो स्टैक के सेकंड इंडेक्स पे चली जाएगी और स्टैक के फर्स्ट इंडेक्स पे आपकी आ जाएगी बी, राइट। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो पहले स्टैक में ए पड़ा था, टॉप भी वही था, बॉटम भी यही था। जब हमने दोबारा पुश किया तो स्टैक के टॉप पे आ गया बी और ए आपका एंड पे चला गया। बी आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, स्टैक इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा, दोबारा लूप पे जाएगा, स्टैक इंडेक्स इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसको पॉइंट कर रहे हैं, ये हमने मूव करवाया डी एक्स में और पुश कर दिया डी एक्स को, तो सी था, सी सबसे टॉप पे आ जाएगा और बाकियों को वो पुश करता जाएगा टुवर्ड्स एंड द स्टैक। दोबारा स्टैक में इंक्रीमेंट, अब ये डी को पॉइंट कर रहा है, हमने दोबारा पुश किया तो डी यहाँ पे आ गया, फिर ई यहाँ पे आ गया, एफ यहाँ पे आ गया, जी एच आई एंड जे, फिर हमारे पास 10 आएगा और फिर आएगा 13। तो आपके स्टैक में इस वक्त इस ऑर्डर में वैल्यूज़ पड़ी हैं। सबसे टॉप पे पड़ा है 13, 10, जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। तो आपका स्टैक पॉपुलेट भी हो गया और इन दो इंस्ट्रक्शन से हमने ए बी सी को भी साथ साथ प्रिंट कर लिया था इन स्ट्रेट ऑर्डर। यहाँ पे हम कोई भी रिवर्स नहीं हो रहा क्योंकि डी एक्स में जो भी कुछ आता था हम उसको साथ ही प्रिंट कर लेते थे। तो ए बी सी अपने जो डिफ़ॉल्ट उसका जो ऑर्डर है उसी में प्रिंट भी हो रही है यहाँ पे, और सबसे एंड पे 10 और 13 भी कर दिया, तो ये न्यू लाइन पे भी आ गई होगी। तो अभी इस लूप के बाद यहाँ तक जो आपका प्रोग्राम चलेगा उसमें ए बी सी एज इट इज़ प्रिंट हो गई होगी और आपका जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे भी आ गया है और आपके स्टैक में जिस सब एलिमेंट्स भी सेव हो गए हैं। अब हमें दोबारा लूप का बताना है कि उसको कितनी दफ़ा चलाना है। तो हमारे 12 ही एलिमेंट्स थे, 12 एलिमेंट्स थे, तो हमने सी एक्स में दोबारा 12 मूव कर दिया और फिर हमने एक लूप बनाई पॉप 1 की और पॉप किया कि टॉप के ऊपर जो भी कुछ है उसको मूव करवाओ बी एक्स में। तो बी एक्स में मूव हो गया, हमने बी एक्स को मूव करवाया डी एक्स के अंदर और उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो 13 प्रिंट हो गया, फिर लूप आई यहाँ पे, फिर दोबारा उसने पॉप किया कि 13 निकल गया था क्योंकि 13 प्रिंट हो गया, तो पॉप करो स्टैक के टॉप में जो भी कुछ है और उसको सेव करवा दो बी एक्स में। तो 10 आपका निकल गया और बी एक्स में सेव हो गया। हमने बी एक्स को डी एक्स में मूव करवाया और उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ तक आपकी जो आउटपुट है वो पहले तक ये थी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और एंटर भी हुआ हुआ था जब हमने इस लूप में अपनी जो एरे है उसको साथ साथ प्रिंट किया था, तो हम यहाँ पे थे। अब जब हमने स्टैक को दोबारा प्रिंट करने के लिए कहा तो उसने पहले 13 को प्रिंट करवाया फिर 10 को प्रिंट करवाया, तो दैट मीन्स एक और एंटर हो चुका होगा। तो अभी हमारा कर्सर है इस पॉइंट के ऊपर, मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंटर इस लूप ने किया था
और ये वाला एंटर जो है ये इस लूप ने किया है। क्यों? क्योंकि हमने 10 और 13 भी मूव एरे में रखवाया हुआ है। अब हमारे स्टैक में सबसे टॉप पे पड़ा है जे। लूप दोबारा आई, पॉप किया उसने टॉप पे था जे को मूव करवाया बी एक्स के अंदर, और बी एक्स को मूव करवाया डी एक्स के अंदर, और हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जे। फिर लूप दोबारा गई, पॉप किया उसने स्टैक का टॉप पे पड़ा है आई को मूव करवाया उसने बी एक्स में, बी एक्स मूव करवाया डी एक्स में, और हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो आई प्रिंट हो गया। लूप दोबारा गई, उसने किया पॉप स्टैक का टॉप, एच पड़ा था, एच को उसने मूव करवाया बी एक्स में जो भी कुछ था हमने उसको मूव करवाया डी एक्स में और उसको प्रिंट कर दिया। तो हमारे पास एच आ गया। इसी तरह से आपके जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं वो बारी बारी पॉप होते जाएंगे, बी एक्स में आएंगे, और हम बी एक्स से डी एक्स में मूव करवा रहे हैं और फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे वो प्रिंट होते जाएंगे। तो एच के बाद आएगा जी, फिर एफ, ई, डी, सी, बी, ए। तो ये वाली आपकी फाइनल आउटपुट होगी। उसके बाद हमने गेट सीएस लगाया हुआ है जो कि हमारा रिटर्न टू डॉस करता है। सेव किया, स्वैप ए इसका नाम है, मेजम स्वैप ए डॉट ASM टर्मिनेटर, कोई एरर नहीं है। लिंक स्वैप ए डॉट OBJ टर्मिनेटर और स्वैप ए। तो ये आपकी आउटपुट आ गई। पहले उसने अपने डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में उसको प्रिंट किया ABCDEFGHIJ, और साथ ही एंटर दे दिया था 10 एंड 13 वाला। फिर हमने जब उसको पॉप करना स्टार्ट किया तो सबसे स्टार्ट में 13 एंड 10 पड़ा था, तो उसने दोबारा एंटर दिया तो वो एक और न्यू लाइन पे आ गया। और यहाँ पे फिर हमारे पास जो हमारा स्टैक था वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होना शुरू कर दिया। उसने रिवर्स ऑर्डर में आपकी जो स्ट्रिंग थी उसको, एरे थी उसको प्रिंट करवाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने स्टैक को लूप के थ्रू पुश भी करवा सकते हैं स्टैक के अंदर, और स्टैक में लूप के थ्रू पॉप भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने वेरिएबल्स को करवाएं पुश पॉप, या फिर अपनी एरे को पुश पॉप करवा लें। अब यहाँ पे पुश एफ और पॉप एफ के भी फंक्शंस होते हैं, वो डॉस बॉक्स पे नहीं चलेंगे, वो एमुलेटर EMU 8086 का जो एमुलेटर है उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि डॉस बॉक्स का जो एमुलेटर है वो इन फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। ये बेसिकली क्या कहते हैं, पुश फ्लैग, पॉप फ्लैग। तो आपके प्रोग्राम के जितने भी फ्लैग्स होते हैं वो उनको स्टोर कर लेता है। अगर आपको लगे कि आपके फ्लैग्स की जो हिरार्की है वो इस तरह से है कि आपने ज़ीरो फ्लैग सेट किया हुआ है और आपको बाद में ज़ीरो फ्लैग चाहिए, लेकिन आपको अगर डर हो कि आपका ज़ीरो फ्लैग किसी न किसी जगह पे रिप्लेस हो रहा है, ज़ीरो था तो वो 1 हो रहा है, ऑफ था तो वो ऑन हो रहा है, तो आप उसकी करंट स्टेट को अपने स्टैक में सेव करवा लेते हैं पुश एफ करके। तो आप, अच्छा, ये किसी भी एक फ्लैग को नहीं करता, ये आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी फ्लैग्स होंगे, जितने भी हमारे फ्लैग्स होते हैं, उन सब की करंट स्टेट आपकी जो होती है उन सब को प्रिजर्व कर लेते हैं अपने पास। और जब आप पॉप करते हैं पॉप एफ, तो जो आपने फ्लैग की सेटिंग्स, फ्लैग की वैल्यूज़ और उनकी जो कंडीशंस सेव करवाई थी अपने स्टैक में, पॉप अप करते हुए वो उन्हीं स्टेट्स के ऊपर वापस आ जाते हैं। The instruction save and store all flags
to and from the stack. This preserves the flags when the code about to be executed is going to modify crucial flags. तो जब आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि आपके फ्लैग्स जो हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं किसी भी कंडीशन पे, किसी भी पॉइंट पे जाके, तो वो आप अपने फ्लैग्स को, उनकी करंट स्टेट को अपने स्टैक में सेव करवा लें, तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी। फिर होता है पुश ऑल और पॉप ऑल। ये भी फंक्शन है। अब हम इस कोड में क्या कर रहे थे, वन बाय वन पॉप कर रहे हैं चीज़ों को। हमने पहले पॉप किया, अगर हम इस प्रोग्राम में देखें तो हमने किया पुश cx, फिर किया पुश bx। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल होते तो मैं पुश की जो स्टेटमेंट है वो 3 दफ़ा लिखता। इसी तरह जब पॉप कर रहे हैं तो हमने जितनी दफ़ा पुश किया है हम उतनी दफ़ा ही पॉप कर रहे हैं। अब पुश ऑल और पॉप ऑल के जो फंक्शंस हैं ये भी हमारे दोस्त बॉक्स में नहीं चलेंगे, ये EMU 8086 में चलेंगे। ये क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी ऊपर वैल्यूज़ पड़ी होती हैं रजिस्टर्स में, उनको स्टैक में सेव करवा देते हैं। लेकिन अब इनको कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को सेव करवाना है, तो इसका एक ऑर्डर है। पुश ए और पॉप ए का एक ऑर्डर है। तो पुश ए में अगर मैं 16 बिट का रजिस्टर देखूं तो इसमें ये क्या करेगा, जब हम पुश ए चलाएंगे तो AX में हमारे पास, AX का जो रजिस्टर है उसमें हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो सबसे पहले स्टैक में ऐड होगी। ठीक है, तो अभी आपके जब मैंने पुश ए किया तो AX के अंदर जो भी कुछ था वो स्टैक में आ गया, तो स्टैक का टॉप भी वही है, बॉटम भी वही है। फिर AX के बाद CX में जो भी कुछ होगा ये उसको अपने पास सेव करवा लेगा। तो AX आपका सेकंड पे चला गया, CX आपका इस वक्त टॉप है। फिर CX के बाद DX में जो भी कुछ पड़ा होगा ये उसको प्रिंट करवा लेगा। तो दैट मीन्स DX आपका टॉप है, फिर CX और बॉटम पे आपके पास AX है। फिर DX के बाद आपका BX आएगा, फिर SP आएगा, BP आएगा, स्टैक इंडेक्स आएगा और DI आएगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा पुश ए के लिए। जब हम पुश ए करेंगे तो AX में जो भी वैल्यू होगी वो स्टैक के सबसे बॉटम पे आ जाएगी, अगर हम पूरे स्टैक को एज इट इज़ देखें। फिर उसके ऊपर आएगी CX, फिर DX, फिर BX, फिर SP, BP, SI एंड DI हमारा जो है वो सबसे टॉप पे पड़ा होगा। और जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास टॉप पे DI पड़ा था, तो DI सबसे पहले पॉप होगा, फिर SI पॉप होगा, फिर BP पॉप होगा, SP पॉप होगा, BX, DX, AX और सबसे एंड पे हमारा AX पॉप होगा। तो अगर हम पुश ए पॉप ए करते हैं तो हम इस तरह से अपनी जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को एक ही कमांड में स्टैक में भेज सकते हैं। उसका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि ये उसका ऑर्डर होगा। अब अगर तो आप 32 बिट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ ई लिखते आएंगे, EAX, ECX, EDX, EBX, EBP, ESP एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम हो सकता है। इसका मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है लेकिन ये यहाँ पे चला नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने पुश ए और पॉप ए की जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको मानने से इनकार कर दिया हमारे डॉस बॉक्स में। तो अगर मैं करवाऊँ AX, BX और CX, मैंने मूव करवाया इसमें 1, 2 एंड 3। अब जब मैं पुश ए करता हूँ
तो पुश ए का जो ऑर्डर है वो मैंने आपको बता दिया, AX, CX, BX एंड BX। तो पुश ए किया तो उसने स्टैक में सबसे पहले रखवाया AX की वैल्यू 1, उसके बाद उसने रखवानी है CX की वैल्यू, CX की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा CX 3। फिर उसने रखवानी है DX की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने DX सेट नहीं किया तो ये उसको इग्नोर कर देगा। DX के बाद आएगा आपका BX, तो यहाँ पे आ गया BX, राइट। जब हमने पुश ए किया तो हमारा स्टैक जो है उसमें सबसे टॉप पे 2 पड़े, फिर 3 एंड फिर ए। तो इस तरह से हमारा स्टैक बन गया। उसने रजिस्टर्स का ऑर्डर चेक किया और उनके मुताबिक उनको स्टैक में सेव करवा दिया। जब हम पॉप ए करेंगे, पॉप ए में हमारे पास क्या होगा, जो BX में वैल्यू थी वो सबसे पहले आएगी, वो स्टोर भी BX में ही हो जाएगी। फिर सेकंड पे CX में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और फिर AX में जो वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और फिर आप BX, CX और AX को प्रिंट करवा सकते हैं जिस भी ऑर्डर में आप चाहें। तो पुश ए और पॉप ए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो बस इसमें यही कुछ था। यहाँ पे कुछ टास्क गिवन है इस लैब के, बहुत इजी हैं। फर्स्ट में आपने क्या करना है, यू नीड टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। 10 आप उसमें रखेंगे डिजिट्स। चेक ईच एलिमेंट ऑफ अरे 1 by 1, आपने 1 by 1 उनके एलिमेंट्स को चेक करने। इफ द नंबर इज इवन, पुश इट टू स्टैक ए, एल्स पुश इट इन स्टैक बी, ठीक है। आपने एक परफॉर्म करना है ये वाला टास्क। फिर यू नीड टू पॉपुलेट 2 एरेज विद अल्फ़ाबेट्स, आपने 2 एरेज बनानी है और ये आप बनाएंगे बाय कोड। आप एरेज को पॉपुलेट करेंगे अल्फ़ाबेट्स के साथ। फर्स्ट एरे आपकी होगी जिसमें आपने रखने हैं स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स, जो कि ABC से लेके Z तक होंगे स्मॉलर केस में। और सेकंड एरे में आपने रखवाने हैं कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट्स, जो कि कैपिटल लेटर्स होंगे ABC अप टू Z। अब आपकी 2 एरेज बन गई, एक के अंदर स्मॉलर लेटर्स पड़े हैं, सेकंड में कैपिटल लेटर्स पड़े हैं। यू नीड टू चेक फॉर द वोवल्स इन बोथ एरेज, आपने दोनों एरेज में चेक करने हैं कि वोवल लेटर्स कौन कौन से हैं। AEIOU ये आपके वोवल लेटर्स हैं। तो इफ द लेटर इज वोवल, पुश इट इन स्टैक A, एल्स पुश इट इन स्टैक B, ठीक है। अगर तो वो वोवल हैं तो आपने स्टैक A में पुश कर देना है, वोवल नहीं है तो स्टैक B में प्रिंट कर देना। फॉर बोथ एरेज देयर मस्ट बी 1 सेट ऑफ स्टैक, मतलब आपने हर एरे के लिए अलग अलग स्टैक्स नहीं बनाने कि आप इसके लिए भी 2 स्टैक बना लें वोवल एंड नॉन वोवल, इसके लिए भी स्टैक बना लें 2 वोवल एंड नॉन वोवल। ऐसा नहीं करना, आपने जस्ट एक ही सेट बनाना है स्टैक का, जो कि होगा वोवल का और नॉन वोवल का। और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ऑल वोवल्स फ्रॉम कैपिटल एंड स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स मस्ट बी इन द सेम स्टैक, जो कि आपने वोवल अल्फ़ाबेट्स के लिए स्टैक बनाया हुआ होगा, उसमें कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दोनों उसी स्टैक में हो, और नॉन वोवल जो हैं वो सेकंड स्टैक में आपने सेव करवाने हैं, राइट। तो ये टास्क हो गया आपका। थर्ड में आपने एक
एरे जनरेट करनी है 100 नंबर्स की। फिर आपने उसमें चेक करना है कि नंबर्स प्राइम है या नहीं है। अब बेशक 100 की ना करें, आप 10 की कर लें, फर्स्ट 10 नंबर्स की। ठीक है, आपने उनमें चेक करना है कि प्राइम नंबर हैं या नहीं है। अगर प्राइम नंबर है तो आपने स्टैक ए में पुश कर देना है, प्राइम नंबर नहीं है तो स्टैक बी में अपने पुश कर देना है उसको। फिर अगेन आपने एरे बनानी है 10 लेटर्स की। ये जो मैनुअल है, ये मैं जब लैब पे अपलोड करूँगा तो 100 की जगह पे 10 कर दूँगा ताकि इम्प्लीमेंटेशन के वक्त आपको मसला ना हो। तो आपने 10 एलिमेंट्स या डिजिट्स की एक एरे बनानी है। आपने वहाँ पे देखना है कि नंबर्स जो हैं वो फिबोनाची सीरीज़ से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिबोनाची सीरीज़ क्या है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, क्योंकि उसमें डबल 1 होता है, तो जो थर्ड एलिमेंट है वो आपका उससे पिछले वाले 2 एलिमेंट्स का सम हो। लाइक आपकी फिबोनाची सीरीज़ ये होती है 1 2 3 5 8 एंड 13 एंड सो ऑन। फर्स्ट को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट कैसे बनता है, वो 0 के साथ ऐड होता है, या फिर आप इसको मैनुअली लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ये 2 कैसे बन रहा है, इन 2 को ऐड किया तो 2 बन रहा है। 3 कैसे बन रहा है, इन 2 को ऐड किया तो 3 बन रहा है। 5 कैसे बन रहा है, इन 2 को ऐड किया 2 बन रहा है। 8 कैसे बन रहा है, इन 2 को ऐड किया। 13 कैसे बन रहा है, इन 2 को ऐड किया। तो 13 के बाद कौन सा होगा, 13 प्लस 8 21। तो ये आपका उसका एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में चेक करना है कि वो फिबोनाची सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बिलोंग करता है या नहीं करता। दैट मीन्स कि 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 5 करता है, 8 करता है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आप स्टैक ए में सेव करवाएंगे, और इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं 1 से 10 तक वो आप स्टैक बी में सेव करवाएंगे। तो ये आपका 4th टास्क होगा। ये आपने मुझे सबमिट करवाने हैं 27 जून को। ये जो आपका लैब मैनुअल है, लैब रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी है, ये आपने 27 जून को मुझे सबमिट करवानी है। ठीक है, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।